बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम मैथ्स के मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर है 10। शो दैट every square matrix A with entries from set of real number, the field of real numbers भी इसको कह सकते हैं, can be written as the sum of symmetric matrix B and skew symmetric matrix D। यानी कोई भी अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसका नाम A है, तो आप उसको सम ऑफ टू मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। उनमें मैट्रिक्स बी जो होगा वो सिमेट्रिक होगा और मैट्रिक्स डी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये हमने वेरीफाई करना है। गिवन हमें है कि जो मैट्रिक्स ए है वो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। नाउ हम सपोज कर लेते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है हम उसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए विद मल्टीप्लाइड 1/2, क्योंकि हमें पता है अगर हम 2 को 1/2 से कैंसल आउट करें तो हमारे पास वही वापस ए मिल जाता है। देन ये जो 2 टाइम्स ए लिखा हुआ है इसको आप सेपरेट फॉर्म में लिख सकते हैं ए प्लस ए, क्योंकि ए प्लस ए भी 2a ही होता है। आफ्टर देन इस एक्सप्रेशन में आप किसी भी टर्म को अपनी तरफ से प्लस या माइनस, प्लस एंड माइनस कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं किसी भी टर्म में चाहूं +2 और -2 वहां पे कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही काम यहाँ पे किया है कि जो ए ट्रांसपोज है वो ऐड भी कर दिया है और उसको हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है। अब जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनको सेपरेट कर लेते हैं और जो लास्ट 2 टर्म्स हैं इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। और जो बाहर 1/2 था उसको हम फर्स्ट कंपोनेंट के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड कंपोनेंट के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म बनी है इसका नाम हम b रख लेते हैं और ये जो सेकंड टर्म बनी है इसका नाम हम d रख लेते हैं। अब b और d ये दो वही मैट्रिसेस बन गए जो हमें स्टेटमेंट में गिवन थे कि अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A हो तो आप उसको सम ऑफ B एंड D जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन अब हमने वेरीफाई ये करना है कि जो मैट्रिक्स B है यहाँ पे वो सिमेट्रिक है और जो मैट्रिक्स D है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। और इनकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। जिसको भी आपने सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक वेरीफाई करना होता है आप जस्ट उसका ट्रांसपोज लेके चेक करते हैं। अगर तो वो वापस वही मिल जाए तो वो सिमेट्रिक होता है, अगर वो माइनस टाइम्स वो वही मैट्रिक्स मिले तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो हम मैट्रिक्स बी को फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो चेक कर लेते हैं। दोनों तरफ उसी तरह ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। जब आप ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो ये जो 1/2 है ये तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज आ जाएगा। इस पे ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। रिमेनिंग जो दोनों मैट्रिसेस हैं उनके ऊपर हम ट्रांसपोज को अप्लाई करेंगे, ए के ऊपर भी और बी के ऊपर, ए ट्रांसपोज के ऊपर भी। यानी ये जो ट्रांसपोज है इसका इस कांस्टेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो ट्रांसपोज सिर्फ जो है वो मैट्रिक्स के ऊपर रहेगा। एंड देन इस ट्रांसपोज को हम ए के ऊपर भी अप्लाई करेंगे और ए ट्रांसपोज के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। जब ए के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे तो सिंपल ए ट्रांसपोज बन गया। तो जब ए ट्रांसपोज के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये डबल ट्रांसपोज बन गया और ये आपस में कैंसल आउट हो गया।
जस्ट 1 मिनट। रो नंबर नुमान जमील साहब, बी के फॉर ब्रिटेन। हमने सपोज कर लिया कि P जो है वो A प्लस अयोटा B मैट्रिक्स के बराबर है। अब हम प्रूफ ये करेंगे कि ये मैट्रिक्स P जो है ये हर्मिशन है, और हर्मिशन चेक करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, दो ऑपरेशन जो है वो कंसेक्टिवली अप्लाई करना पड़ते हैं। नंबर 1 कॉन्जुगेट और नंबर 2 ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्जुगेट लेते हैं दोनों तरफ, लेफ्ट साइड पे भी कॉन्जुगेट और राइट साइड पे भी कॉन्जुगेट। इसी तरह फिर आफ्टर देन ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। इन दोनों ऑपरेशन में सबसे पहले हम कॉन्जुगेट को प्रोसीड करते हैं। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के के ऊपर सेपरेट आ जाएगा, अयोटा के ऊपर सेपरेट और मैट्रिक्स बी के ऊपर सेपरेट। अब गिवन जो स्टेटमेंट थी उसमें बताया गया था कि ए और बी के दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर में से हैं। तो हमने वहां पे लिखा था कि अगर वो रियल नंबर में से हैं तो फिर उनके जो कॉन्जुगेट होंगे वो उन्हीं के इक्वल होंगे। सिर्फ यहाँ पे जो कॉन्जुगेट है वो इफेक्ट करेगा तो अयोटा को करेगा। अयोटा की चूंकि ऑलरेडी साइन पॉजिटिव थी तो इस कॉन्जुगेट की वजह से वो माइनस हो जाएगी। और ए और बी जो हैं वो उनके एलिमेंट्स चूंकि सेट ऑफ रियल नंबर में से हैं इसलिए उनके कॉन्जुगेट जो है वो उन्हीं के इक्वल आ जाएंगे। आफ्टर देन हम ट्रांसपोज को अप्लाई करते हैं, ए के ऊपर सेपरेट और अयोटा ए के ऊपर सेपरेट अप्लाई कर देते हैं। अयोटा चूंकि इक्वल होता है -1 का स्क्वायर रूट, और चूंकि ये भी एक कांस्टेंट ही है तो ट्रांसपोज से इसको बाहर लिख देंगे। सिर्फ ट्रांसपोज यहाँ पे बी ट्रांसपोज यानी मैट्रिक्स बी का आ जाएगा। अब ए ट्रांसपोज जो है सिमेट्रिक होने की वजह से वो ए के इक्वल है, ये भी स्टेटमेंट में गिवन था। और बी ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होने की वजह से -b के इक्वल है। तो हम ये वैल्यू जो है यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस, तो ये वापस वही ए प्लस अयोटा बी मिल गया हमें जो हमारे पास स्टार्ट में था, और हमने इसको पी के बराबर सपोज किया था। तो यहाँ पे भी उसको पी के इक्वल रिप्लेस कर देंगे। तो अगर कोई मैट्रिक्स पी हो, आप उसका कॉन्जुगेट भी लें, आफ्टर देन ट्रांसपोज लें और वापस फिर वही मैट्रिक्स पी मिल जाए तो इट मींस मैट्रिक्स पी जो है वो हर्मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है। ये कुछ सिंपल रूल्स हैं, इनकी आपने स्टेटमेंट्स अच्छी तरह जो है वो प्रिपेयर कर लेनी है। शो दैट फॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड बी ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर सी एंड स्मॉल के जो है ये भी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, सी में से ही बिलोंग करता है। तो फिर अगर आप किसी भी मैट्रिक्स ए का डबल कॉन्जुगेट लें तो वो वापस मैट्रिक्स ए ही मिल जाता है। अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए हो, यानी के यहाँ पे कोई स्केलर है, तो अगर आप उसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाएगा। उसकी रीजन ये है क्योंकि ये के जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में से है, तो हो सकता है इस के का मतलब 2 अयोटा हो। तो अगर अयोटा वाली टर्म है तो डेफिनेटली ये कॉन्जुगेट उसके ऊपर अप्लाई होगा। अगर ये के जो है वो सी की बजाय सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करता तो फिर ये कॉन्जुगेट इस के ऊपर कोई इफेक्ट ना करता। चूंकि ये कांस्टेंट के जो है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में से है इसलिए इसका कॉन्जुगेट का इफेक्ट इस कांस्टेंट के ऊपर भी आएगा। ए और बी अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं और वो आपस में सम हो रहे हैं तो उनका कॉन्जुगेट है, तो आप कॉन्जुगेट सेपरेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट की फॉर्म में है तब भी आप कॉन्जुगेट सेपरेट कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन में हमने जो प्रॉपर्टी यूज की थी कि अगर ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है तो आप ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, यानी कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज है ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है कि शो दैट फॉर एनी मैट्रिक्स ए रेज टू पावर पी और इस होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होगा ए ट्रांसपोज रेज टू पावर पी वेयर पी इज ए पॉजिटिव इंटीजर। पी यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमने वेरीफाई करना, यानी ये जो पावर है, ये जो एक्सपोनेंट है, ये भी ट्रांसपोज के साथ इंटरचेंज हो सकता है जैसे कॉन्जुगेट इंटरचेंज हुआ था। हमने लेट कर लिया कि ए इज एनी मैट्रिक्स, हमारे पास कोई भी ए एक मैट्रिक्स है। नाउ ए रेज टू पावर पी का ट्रांसपोज हम कंसिडर कर लेते हैं और हम वेरीफाई करेंगे कि ये ए ट्रांसपोज रेज टू पावर पी के इक्वल है। हम क्या करते हैं कि ये जो ए रेज टू पावर पी है ना, इसको हम
प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसकी सिंपल सी एक रीजन मैं आपको देता हूँ। जैसे लिखा हो ना 2⁻³ तो आप इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। इसी तरह अगर लिखा हो 5⁴ तो आप इसको 4 टाइम जो है 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर ये p टाइम्स लिखा हुआ है यानी a⁻p तो आप इसको p टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, p टाइम्स यानी a × सो ऑन a, आप p टाइम्स तक इसको जो है वो लिख सकते हैं। आफ्टर देन जब प्रोडक्ट की फॉर्म में 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स लिखे हों तो हमें इस प्रॉपर्टी का पता है कि हम उसका ट्रांसपोज जो है वो रिवर्स मेथड से यानी ऑपोजिट जो सीक्वेंस बनता है इसका उसके हिसाब से हम ओपन करते हैं। जैसे हमारे पास अगर फर्ज करें यहाँ पे ए बी है और इसका आपके पास ट्रांसपोज है तो आप इसको लिखेंगे बी ट्रांसपोज यानी रिवर्स साइड से स्टार्ट करेंगे एंड आफ्टर देन ए ट्रांसपोज। तो हम भी यहां से यही करेंगे, इस लास्ट वाले ए से हम स्टार्ट कर लेंगे, ए का ट्रांसपोज, फिर उससे जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसका ट्रांसपोज, आफ्टर देन नेक्स्ट एलिमेंट, आफ्टर उससे जो प्रीवियस है, इस तरह चलते चलते हम लास्ट एलिमेंट तक जो है वो ट्रांसपोज लिखते जाएंगे। अब चूंकि ये जो ए ट्रांसपोज है ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम्स एंड सो ऑन चलते चलते ये p टाइम्स तक जा रहा है। तो आप अगर कोई भी चीज p टाइम तक रिपीट हो रही है तो आप उसको पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर आपके पास हो 2 × 2 × 2 तो आप लिख सकते हैं 2⁻1 2 3 टाइम है तो आप 2⁻3 लिख सकते हैं। इसी तरह ये जो ए ट्रांसपोज था ये p टाइम था तो आपने ए ट्रांसपोज की पावर जो है वो p लिख दी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, उसकी पार्टीशन उन्होंने खुद बना दी है स्टेटमेंट के अंदर ही कि आपने इस तरह से जो है वो मैट्रिक्स की पार्टीशन कर लेनी है और फिर आपने वहां से कंप्यूट करना है ए बी का प्रोडक्ट जो है। हम क्या करते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो फर्स्ट इसका पार्ट है जो पार्टीशन क्वेश्चन के अंदर खुद से बना के दी हुई थी उसके मुताबिक ये जो इसका फर्स्ट पार्ट बनता है पार्टीशन का, इसका नाम रख लेते हैं अपनी तरफ से कोई भी एक मैट्रिक्स P। जो इसका सेकंड पार्ट बनता है उसका नाम रख लेते हैं Q। जो थर्ड पार्ट इसका बन रहा है उसका नाम रख लेते हैं हम बिग O, यानी क्योंकि ये जीरो मैट्रिक्स है इसके तमाम एलिमेंट जो हैं वो जीरो हैं तो हम इसको ओ से, सिंपल ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इसका साथ ऑर्डर लिख दें 1 2 इसलिए कि इसमें 1 रो है और 2 इसके कॉलम्स हैं तो हम इसको O12 कह देते हैं क्योंकि इसके अलावा भी जीरो मैट्रिक्स आ सकता है, थोड़ा सा इसकी नॉमिनेशन हो जाए। फिर जो लास्ट वाला मैट्रिक्स है उसका नाम हम अपनी तरफ से एस रख सकते हैं। आप कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ए बी जो है वो ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, इसके अलावा कोई भी आप जो है बाकी अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं। इसी तरह जो सेकंड मैट्रिक्स बी दिया हुआ था हमें उसको भी फिर हम इसी तरह नॉमिनेशन करेंगे उसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेबलिंग हमने की है उसके मुताबिक हम मैट्रिक्स लिखते हैं। अब देखें इसका नाम हमने जो है वो P रखा है तो इसीलिए हमने इसकी जगह पे कैपिटल P लिख दिया। फिर जो सेकंड मैट्रिक्स था उसका नाम आपने Q रखा था तो उसकी जगह पे आपने Q लिख दिया। जो थर्ड मैट्रिक्स बन रहा था उसका नाम आपने O12 लिखा था वो लिख दिया और लास्ट पे आपने S लिख दिया। नेक्स्ट जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें भी ऐसे ही करते हैं। बी मैट्रिक्स जो है उसका जो फर्स्ट पोर्शन बन रहा है उसका नाम आप C रख लें, जो सेकंड पोर्शन बन रहा है उसका नाम D रख लें, जो थर्ड पोर्शन बन रहा है वो जीरो मैट्रिक्स है तो आप इसको O और उसके साथ ऑर्डर लिख लें। ये 1 रो है और इसके 3 कॉलम है तो O13 लिख लें। और जो लास्ट पे
अकेला 1 लिखा होगा क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, अकेला 1 भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो आप उसकी जगह पे आई लिख लें। और अगर आई एक से ज्यादा टाइम्स आ जाए तो आप उसका साथ ऑर्डर लिख के जो है वो बता सकते हैं। फिर चूंकि ए और बी को दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, अब ए का जो स्ट्रक्चर है वो ये बन गया और बी का स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास ये बन गया। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लिकेशन जो है वो सिंपल उसी तरह करनी है आपने जैसे पहले आपने की थी। उसमें क्या होना है कि ये जो फर्स्ट रो है इसको आप फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे। जी बिल्कुल उसी तरह फर्स्ट रो को आप पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो ये एलिमेंट बन जाएगा। इसी तरह फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, ये एलिमेंट बन जाएगा। फिर सेकंड रो को फिक्स कर लें, उसको भी फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास एलिमेंट्स बन जाएंगे। आफ्टर देन अब ये जो एक एक एलिमेंट है ये असल में इसमें प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस है। पी एक बजाते खुद एक मैट्रिक्स है, सी भी एक मैट्रिक्स है, तो आप इनको सिंपली मल्टीप्लिकेशन इनकी आप जो है परफॉर्म करें। जैसे पी सी प्लस क्यू ओ वन थ्री जो है इस एलिमेंट को कैलकुलेट करने के लिए इसको सेपरेट लिखें। पी की जगह पे मैट्रिक्स पी लिखें जो भी आपने नॉमिनेट किया था। सी की जगह पे मैट्रिक्स सी की वैल्यू लिखें। इसी तरह प्लस साइन क्यू की जगह पे मैट्रिक्स क्यू आ जाएगा और ओ वन थ्री की जगह पे ओ वन थ्री की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करके दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों को आपस में वो चूंकि सम अप हो रहे हैं तो उनको सम अप कर दें तो ये पूरा एक आंसर आ जाएगा इस पी सी प्लस क्यू ओ वन थ्री का। इट मीन जब फाइनल रिजल्ट लिखेंगे तो आप इसकी जगह पे ये वाले 6 एलिमेंट्स जो हैं वो लिखेंगे। इसी तरह सेकेंड एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए ये वाली मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, थर्ड वाले एलिमेंट के लिए ये मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ के लिए आप ये मल्टीप्लिकेशन इसी तरह बारी बारी जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। जब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप तमाम चीजें वो कैलकुलेट कर चुके होंगे तो ए बी में जहां पे फर्स्ट वाला एलिमेंट था उसकी जगह पे वही 6 एलिमेंट आ जाएंगे जो आपने कैलकुलेट किए थे। सेकंड की जगह पे वो 2 एलिमेंट आ जाएंगे और थर्ड की जगह पे चूंकि थर्ड में ये 0 0 0 3 एलिमेंट थे ये थर्ड की जगह पे आ जाएंगे। और लास्ट वाली जो मल्टीप्लिकेशन की उसका आंसर सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट था तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है एक फाइनल आंसर बन जाएगा जो हमें कैलकुलेट करना था। इस तरह से किसी भी तरह से पार्टीशन आपको करके दे दी जाएगी और आप उसकी मल्टीप्लिकेशन जो है नॉमिनेशन करके उसकी पार्टीशन की नॉमिनेशन करके और सेपरेटली फिर एक एक पार्ट को सिंप्लीफाई करके उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं।